तो दोस्तों ये बात आप जरूर जानते होंगे कि भारत की जो सेना है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भारत के अंदर सभी तरह के मौसम मिलते हैं। वो सारे मौसम जो कि दुनिया के अलग अलग देशों में है, वो चूंकि सारे के सारे भारत में एक साथ पाए जाते हैं और सभी मौसमों में भारत की सेना को युद्ध करने का अनुभव है। इसी वजह से भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना मानी जाती है। उसे आप किसी भी इलाके में किसी भी प्रांत में भेज दीजिए, वो वहां पर युद्ध लड़ सकती है। फिर चाहे वहां पर माइनस टेम्परेचर हो, चाहे वहां पर माउंटेनियन टेरेंस हो, या वहां पर रेगिस्तानी इलाका हो, दलदली इलाका हो, वर्षावन हो, कहीं भी किसी भी तरह का मौसम हो, -50 डिग्री से लेकर +50 डिग्री तक का टेम्परेचर क्यों ना हो, वो सभी जगह सर्वाइव करके अपना प्रदर्शन दे सकती है। और ऐसी ही परिस्थितियों के साथ भारत की सेना ने 4 युद्ध लड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत की सेना का बहुत ही ज्यादा महत्व बढ़ जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। और यही कारण है कि यूएन भी अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस में भारत की सेना का बड़े स्केल पर इस्तेमाल करती है। लेकिन इस समय इजराइल के द्वारा एक वार्निंग दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कहीं भारत की तरह अन्य देशों की भी सेनाएं जो कि पीस कीपर बनकर युद्ध क्षेत्र में उतरी हुई है, वो मानव शील्ड ना बन जाए आतंकियों के लिए। इसके साथ साथ आज हम लोग वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि MiG-29 को लेकर कावेरी इंजन की क्या क्या प्लानिंग चल रही है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि तेजस के अंदर कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन करके फिर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम कराना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नया नया मामला है, क्रैशेस वगैरह हो सकते हैं। तो चलिए आगे इन दोनों खबरों को लेकर डिस्कशन करते हैं। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों लेबनान के अंदर इस समय भारत के बताए जाते हैं कि 900 के लगभग सैनिक मौजूद हैं, जो कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा हैं। अब इजराइल की इस समय बात की जाए तो वो लेबनान के अंदर काफी ज्यादा हमले किए जा रहा है, क्योंकि उसे हिजबुल्लाह जो कि ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है, उसे न्यूट्रलाइज करना है। एयर स्ट्राइक्स भी की जा रही है। इसके अलावा ग्राउंड ऑफेंस भी आईडीएफ द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो पीस कीपर्स होते हैं, जो यूएन की तरफ से फोर्सेस भेजी जाती है, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में यूनिफिल कहा जाता है, UNIFIL। तो अभी 1-2 दिनों पहले ही खबर निकल कर आई थी कि इजरायली फोर्सेस द्वारा जो लेबनान के अंदर लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं, इन्हीं अटैक्स में नकोरा स्थित जो यूनिफिल का मुख्यालय है, वहां पर भी हमले हुए थे। और इन हमलों में यूनिफिल के कई सारे सैनिकों के घायल होने की भी खबर निकल कर आई थी। अल्टीमेटली गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, उस तरह की कहावत यहाँ पर वास्तविकता होते जा रही है। अब इसी को लेकर काफी ज्यादा चिंता जाहिर की है इजराइल द्वारा। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतारेस से ये दरख्वास्त की गई है कि आप जल्द से जल्द इन पीस कीपिंग फोर्सेस को लेबनान से वापस बुलवा लें, उन्हें विड्रॉ कर लें। क्योंकि ये जो पीस कीपिंग फोर्सेस है, ये हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में फैली हुई है। और यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियों में हिजबुल्लाह इन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। यानी यूनिफिल के अगर सोल्जर्स वहां पर डिप्लॉयड होंगे तो ऐसी परिस्थिति में इजराइल की फोर्सेस उन इलाकों में प्रॉपर अटैक नहीं कर पाएगी। और इसी बात का फायदा उठाकर हिजबुल्लाह भी अपने लॉन्च पैड वगैरह उन्हीं इलाकों में स्टैब्लिश कर देगा जहां पर यूनिफिल फोर्सेस डिप्लॉयड है, और फिर वहीं से हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर देगी। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि हमास या फिर हिजबुल्लाह के आतंकवादी स्कूलों पर या फिर हॉस्पिटल वगैरह पर अपने लॉन्चिंग पैड तैयार करते हैं, ताकि इजराइल की फोर्सेस वहां पर जवाबी हमला ना कर सके। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर पास्ट में भी इजराइल और यूएन के बीच में बातचीत हो चुकी है, लेकिन यूएन द्वारा इस तरह की सभी संभावनाओं से इनकार कर दिया गया। इसको लेकर भी बेंजामिन नेतन्याहू ने चिंता जाहिर करते हुए खुले शब्दों में ये कहा है कि आपका इनका वहां से वापस न निकलना इन्हें वहां पर हिजबुल्लाह के बंधक के तौर पर स्थापित करने जैसा ही होगा। एंड ये बात हम भी समझ सकते हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि अगर आतंकवादियों के गढ़ में इस तरह से पीस कीपिंग फोर्सेस डिप्लॉयड रहेगी तो उनका इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड के तौर पर बड़ी आसानी से किया जा सकता है। एक तरह से आप ही अपने 900 बंधक उन्हें सौंप रहे हैं कि लीजिए, इन्हें अपनी ढाल बनाकर इस्तेमाल कीजिए। इससे एक बात यह भी साबित होती है कि इजराइल यहाँ पर बिल्कुल भी अपने ऑफेंस को कम नहीं करने जा रहा है और लगातार इस पूरे इलाके में अटैक करने जा रहा है, और बड़े स्केल पर वो चाहता है कि वो अटैक कर पाए। हालांकि जो इजराइल की फोर्सेस द्वारा अटैक में पिछली बार ये यूनिफिल के सोल्जर्स जो घायल हुए थे, इनको लेकर उन्होंने दुख भी जाहिर किया है, और वो बस यही चाहते हैं कि इन पीस कीपर्स को जल्द से जल्द यहाँ से विड्रॉ करवा लिया जाए। इस मुद्दे पर अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या यूएन के पीस कीपर्स को यहाँ से विड्रॉ करना चाहिए या फिर उन्हें वहीं पर डिप्लॉय रहने देना चाहिए। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये सीधे जुड़ी हुई है कावेरी इंजन के
मिग 29 में इंटीग्रेशन को लेकर। देखिए, पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भारतीय वायुसेना के कई सारे अधिकारियों की तरफ से ये चिंता जाहिर की गई है और चेतावनी दी गई है कि सिंगल इंजन फाइटर जेट के अंदर उसे टेस्ट बेड बनाकर उसके अंदर कावेरी का इंटीग्रेशन करके फिर टेस्टिंग वगैरह करना खतरनाक हो सकता है। हम समझ सकते हैं कि क्रैशेस वगैरह हो सकते हैं। इस वजह से ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई टेस्ट बेड अगर हमारे पास हो तो ये उसके लिए ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में क्रैशेस वगैरह के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, जोखिमों से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर नाम निकल कर आता है मिग 29 का। वैसे तो मिग 29 को लेकर यह कहा जा रहा था कि वर्ष 2027 में इन्हें भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया जाएगा, कारण हम जानते हैं कि ये पुराने हो चुके हैं और उस लेवल पर ये परफॉर्म नहीं कर सकते। हालांकि आज की परिस्थिति में जो मिग 29 हमारे पास हैं वो काफी ज्यादा अपग्रेडेड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट का प्लान हमारा पूरा था। लेकिन चूंकि हमारे स्वदेशी विकल्प काफी ज्यादा डिले हो रहे हैं, इस वजह से इन्हें आने वाले कुछ और सालों तक सेवाओं में रहना होगा। तो अब इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि भारतीय वायुसेना और DRDO की GTRE के बीच में एक बातचीत शुरू कर दी गई है और इसमें दरअसल यही कहा जा रहा है कि अगर मिग 29 के अंदर स्वदेशी इंजनों का इंटीग्रेशन करवा दिया जाए जो कि नए होंगे, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ साइकिल बढ़ाई जा सकती है और इन्हें कुछ और सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर बताया ये भी जा रहा है कि मिग 29 UPG को कावेरी इंजन परियोजना के लिए टेस्ट बेड के तौर पर डेडिकेट किया जाएगा, जिसमें कि करंट स्टेटस के साथ कावेरी इंजन का न केवल टेस्ट किया जा सकेगा बल्कि इसके अंदर जब सुधार और किए जाएंगे, जब इसे और अपग्रेड किया जाएगा, तो उन सब की टेस्टिंग वगैरह भी मिग 29 विमान के अंदर इंटीग्रेट करके फिर की जा सकेगी। अब अगर अभी की बात की जाए तो मिग 29 के अंदर RD-33 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि साइज में भारत के कावेरी इंजन से थोड़ा बड़ा है। यानी कावेरी इंजन जब आफ्टर बर्नर ऐड होने के बाद जिस तरह के रूप में आएगा वो लंबाई में कुछ हद तक कम पड़ेगा। इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि चूंकि इंजन लंबाई में छोटा है, इस वजह से इसके एयर इनटेक में भी ज्यादा सुधार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इंजन को इंटीग्रेट करने के बाद जो एडिशनल जगह बचेगी उसके लिए एयरक्राफ्ट का जो पिछला भाग होगा, जिसके अंदर एडिशनल फ्यूल टैंक वगैरह है, जिसकी लाइनें वगैरह जा रही है, वहां पर बताया जा रहा है कि मामूली रूप से सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी और इस तरह से एक सटीक टेस्ट बेड कावेरी इंजन के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके लिए बताया जा रहा है कि समय भी बहुत ज्यादा नहीं लगना है, केवल अगले 2 सालों में इसका काम कंप्लीट हो सकता है। तो अल्टीमेटली अब कावेरी इंजन के टेस्ट बेड संबंधित विशेष कोई समस्याएं नहीं दिखाई दे रही है। इवन पहले की तुलना में यानी तेजस की तुलना में और ज्यादा रिलायबल टेस्ट बेड हमें मिल चुका है, जो कि ट्विन इंजन होगा और जहां पर किसी भी तरह का कोई जोखिम हमें लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर टेस्टिंग के दौरान कावेरी में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो एक जो पुराना उसमें RD-33 इंजन होगा वो अपने आप मैनेज कर लेगा। एटलीस्ट इतना तो कर लेगा कि क्रैश वगैरह की कोई भी संभावनाएं इसके बाद नहीं रह जाएंगी। अब इन दोनों मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।